नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गाजीपुर में विशेष सदस्यता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। वहीं उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। आज इस सदस्यता अभियान में गांव बबेड़ी सदर विधानसभा गाजीपुर में हम लोगों ने इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सदस्यता ग्रहण करने के बाद 2 सितंबर 2024 से ये अभियान प्रारंभ हुआ और इस अभियान को पहले चरण में हम लोगों ने सभी गांवों में जाकर बूथों पर सदस्यता करने का पार्टी का निर्णय है। हमें 25 तारीख तक ये काम पूरा करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमें संगठन भी बनाना है। तो ऐसे सभी हमारी प्राथमिक इकाई बूथ है, तो बूथ पे 200 सदस्य सभी बूथों पर बने, ये पार्टी का संकल्प। अगले चरण में हम लोग सामूहिक सदस्यता करेंगे। अगला चरण 1 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर तक हम लोग सामूहिक सदस्यता कैंप लगाकर, बड़े बड़े विद्यालय हैं, सार्वजनिक स्थान है, और सामूहिक सदस्यता कर हम लोग करेंगे। देश भर में भारतीय जनता पार्टी का 11 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। हमने 4 राज्य ऐसे हैं जो चुनाव से प्रभावित हैं, उन लोगों को छोड़ा गया है। और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी प्रति एक बूथ पर 200 सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग घर घर जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस अभियान में अपना सहयोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी का स्वरूप है सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, इस अभियान को हम पूरा करेंगे। पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण गंगा यमुना नदी के जलस्तर में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, जिस कारण घाट पर रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा जी का जल हनुमान मंदिर के कॉरिडोर तक पहुंच गया है। तस्वीर आपके सामने है। में बारिश नहीं हो रही है, मगर मानसून न होने के बावजूद जल स्तर गंगा यमुना का लगातार बढ़ रहा है। एक बार फिर से आज गंगा यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ा है और तेजी से बढ़ता जा रहा है। और आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये हनुमान मंदिर से कुछ ही दूरी पर पानी पहुंच चुका है फिर से एक बार, जबकि मां गंगा एक बार हनुमान जी का अभिषेक कर चुकी हैं, स्नान करा चुकी हैं। उसके बावजूद ये दोबारा फिर से पानी का जल स्तर बढ़ा है। और आपको ये भी दिखा दें, हनुमान मंदिर कॉरिडोर का ये काम चल रहा था, मगर पानी अब इसके अंदर भी पहुंच गया है और काम रुक गया है। फिलहाल घाट पे रहने वाले लोगों से भी हम बात करेंगे थोड़ी बहुत। ये बताइए, जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, कितनी समस्या हो रही है आपको? अरे बाढ़ में काफी लोगों को डूब गया है और जो थे उनका सामान बच गया है और उसी तरीके से रफ्तार पकड़ा हुआ है दरिया, मानो गंगा जी बढ़ ही रही है। देखिए, लगातार गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि बात करी जाए यहाँ बारिश तो नहीं हो रही, मगर जिस तरह से पहाड़ी इलाकों पे बारिश हो रही है और वहां से पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद अब गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। और आपको बता दें, घाट से काफी पहले ये आ चुका है पानी हनुमान मंदिर के आसपास, और यहीं पर लोगों को स्नान करना पड़ रहा है। आपको दिखा दें, हरिहर आरती, जहां पर रोज शाम को भव्य आरती होती थी, वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है जगह, जहां पर अब आरती भी नहीं हो रही। पर ये पूरे बाढ़ से एक तरह से कहा जाए तो प्रभावित है। यहाँ पर तीर्थ पुरोहित भी, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है, कितनी समस्या हो रही है? समस्या तो हर वर्ष की बात इस वर्ष भी है और ये हमेशा की परंपरा है। पानी बढ़ता है फिर घटता है, जैसे बढ़ता है वैसे हम लोग ऊपर आ जाते हैं, जब कम होता है नीचे चले जाते हैं। बार बार जिस तरह से जल स्तर बढ़ा, समस्या और आने। हाँ, समस्या है, इसका समाधान भी कुछ नहीं है। इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। समाधान यही है, जल घटेगा नीचे जाएंगे और बढ़ेगा तो ऊपर आएंगे। रोहित और जो घाट पर रहने वाले लोगों का कहना है कि जिस तरह से जल बढ़ता है तो हमें पीछे जाना पड़ता है, और जब घटता है तो हम आगे जाते हैं। मगर जिस तरह से लगातार गंगा यमुना का जल स्तर में एक बार फिर से वृद्धि हो रही है, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से हनुमान जी को गंगा जी स्नान करा सकती हैं। फिलहाल अब देखना होगा आगे इस पर किस तरह से जल स्तर बढ़ता है या घटता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की जेब खाली कर दी है, तो वहीं अब हर महीने बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसको लेकर लखनऊ में विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की कंपनियों के साथ बाकायदा मीटिंग की है। जिसके बाद जनता टीवी ने राज्य उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश वर्मा से खास बातचीत की, वो देख लेते हैं।
तरह देश में डीजल पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं, उसी तरह जो है बीच बीच में जो है बिजली अधिभार जो है लगाने तैयार, ईंधन अधिभार जो है उसको लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसके लिए जो है आयोग से कहा गया है और केंद्र सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है, उसको लेकर के पूरे देश में भर में सारे राज्यों से कहा गया है कि ईंधन अधिभार लगाएं। तो इसको लेकर के यूपी में 19 तारीख को जो है ऐसी चर्चा है कि 19 तारीख को मीटिंग होगी और उसमें तय किया जाना है कि ईंधन अधिभार कैसे लगे और योजना कैसे बने। इस पर हमारे साथ जो है राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश वर्मा जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह लोगों पर लोड डालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया और उन्होंने कहा कि जो ईंधन अधिभार शुल्क पहले 3 महीने पर एक बार क्वार्टरली इसकी प्रक्रिया चालू की जाती थी और विद्युत नियामक आयोग की परमिशन के बाद इसको तय होता था। लेकिन अब उनका यह कहना है कि हर महीने आप ईंधन अधिभार शुल्क लगाइए और नियामक आयोग से बिना परमिशन लिए बिजली कंपनियां पब्लिक पर लागू कर दें, जिसको लेकर 19 तारीख को कानून नया बनाने की एक तैयारी है और उसकी एक प्रस्तावित जो व्यवस्था है उस पर सुनवाई होने जा रही है। हमने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन से मिलकर हमने बताया कि किस तरह से इस कानून से प्रदेश की जनता को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा और अगर हम ये कहें कि अगर ये कानून बन जाता है तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काला कानून साबित होगा, क्योंकि जो उसका फार्मूला है उसमें भी चेंज कर रहा है। उस फार्मूला से बिजली कंपनियां तो लाभ उठाएंगी, लेकिन प्रदेश के उपभोक्ताओं की हर महीने टैरिफ बढ़ेगी, उसमें घटने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही। हमने उनको एक फार्मूला सुझाया, हमने कहा अगर बिजली कंपनियों को ये लगता है फ्यूल ईंधन सरचार्ज में पब्लिक के ऊपर कोई पैसा उनका बन रहा है, तो जो पहले से हमारा निकला हुआ पैसा है लगभग 33,122 करोड़, तो पहले का जो सरप्लस है उसमें से घटाया जाएगा। अगर बिजली कंपनियां कहती है कि फ्यूल सरचार्ज में हमारा इतना पैसा पब्लिक पर निकल रहा है, तो जो हमारा पहले से सरप्लस है उसमें से घटाया जाए और इसके बाद निर्णय लिया जाए। और वो भी बिजली कंपनियां खुद निर्णय नहीं लेंगी, ये पावर कारपोरेशन एक प्रस्ताव भेजे और नियामक आयोग ही इस पर निर्णय ले, जैसी व्यवस्था पहले चली आ रही थी। अब उस पर ही देखना है कि विद्युत नियामक आयोग को 19 तारीख को हम लोग आपत्ति तो दाखिल कर दिया, 19 तारीख को सुनवाई में भी मैं विधिक तथ्य उनके सामने पेश करूंगा कि बिजली कंपनियां हर महीने लागू करें, उनके पास आंकड़े नहीं इकट्ठा हो पाएगा। और दूसरी चीज, जो फार्मूला आपने बना दिया उस फार्मूला को निकाल के हमने देख लिया, उसमें घटने की कोई सवाल ही नहीं है, बिजली कंपनियां केवल लाभ कमाएंगी। एक बार उत्तर प्रदेश में ईंधन अधिभार शुल्क के मामले में बिजली कंपनियों ने बिना नियामक आयोग की परमिशन के लागू कर दिया था और टैरिफ बढ़ा दिया था। मुझे याद है कि ये लगभग 3 साल पहले की बात है, तो हमने विद्युत नियामक आयोग में गुहार लगाई और अंततः विद्युत नियामक आयोग ने उस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ने दिया। हम केंद्र सरकार से भी लगातार इस पर संपर्क बनाए हुए हैं और बहुत जल्दी मैं वहां सेक्रेटरी एनर्जी से भी कहूंगा कि जो आपने रूल लाया है, इस रूल से प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। हम कोई भी रूल बनाते हैं प्रदेश की जनता के हित के लिए, लेकिन अगर आप कोई ऐसा रूल बना रहे जिससे देश और प्रदेश की जनता का ही नुकसान होने वाला है, तो निश्चित तौर पर एक काला कानून साबित होगा। और इसलिए हम इस काला कानून जो बनने की तैयारी की जा रही है, इसका मैं विरोध कर रहा हूं। और ईंधन अधिभार शुल्क लागू करने की जो पुरानी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सही है और ऑलरेडी विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक कानून बनाया जा चुका है। अगर उसमें संशोधन होगा तो उपभोक्ताओं द्वारा जो प्रस्तावित व्यवस्था है उसके तहत उसमें संशोधन किया जाए, तभी सही माने में प्रदेश की जनता को कोई राहत मिल पाएगी। नहीं तो बिजली कंपनियां प्रदेश की जनता पर गलत तरीके से भार का निर्धारण करके और प्रदेश की जनता को परेशान करेंगी, इसे हम लागू नहीं होने देंगे। और मैं देख रहा हूँ कि 33,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों के ऊपर है, इसका तमाम ब्याज भी होता है, तो लगातार इसका फायदा उपभोक्ताओं क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे प्रदेश में आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जो सरकारी बिजली कंपनियां हैं वो 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं और वहीं पे एक प्राइवेट कंपनियां हैं, नोएडा पावर कंपनी में जब सरप्लस लगभग 1400 करोड़ रुपया निकला तो हमने नियामक आयोग के सामने जब तर्क रखा तो नियामक आयोग ने पिछले 2 साल से वहां 10% बिजली दरों में कमी चल रही है और आगे भी कमी चलेगी। तो हमने अभी उस दिन जब चेयरमैन नियामक आयोग से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनके सामने बात रखी कि उत्तर प्रदेश में दोहरी व्यवस्था कैसे लागू हो सकती है। एक तरफ जो निजी क्षेत्र की कंपनी है वहां के सरप्लस पर बिजली दर 2 साल से कम चली आ रही है और उत्तर प्रदेश की जो 5 बिजली कंपनियां हैं, मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, केस्को और आपकी पश्चिमांचल, और इसका जो सरप्लस है लगभग आज की डेट में 33,122 करोड़ हो गया। तो इसके एवज में बिजली दरों में कमी क्यों नहीं कर रहे हैं, दोहरा मापदंड कैसे अपना रहे हैं? अभी देखना कि अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी नया बिजली दर आएगा। देखता हूं कि विद्युत नियामक आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बिजली कंपनियों को यह भी बात सोचना चाहिए, ये हिसाब तो इनको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हिसाब नहीं बराबर करेंगे तो 33,122 करोड़ अगर आज है, इस पर अगली वर्ष अगर फिर यही निर्णय रहा कि यथावत रहेगी टैरिफ, तो फिर इस पर कैरिंग कास्ट लगेगा, 12% ब्याज जुड़ेगा, तो ये रकम जो है लगातार बढ़ती जाएगी और आने वाले समय में अगर हिसाब होगा तो ये कल को 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ भी पहुंचेगी। तो आने वाले समय में जो बिजली कंपनियां हैं उनके लिए संकट का सामना करना पड़ेगा। और ये बिजली कंपनियां वैसे भी रोज जेब काटती हैं पब्लिक की।
हमारे जो बीपीएल कंज्यूमर है, जो गरीब कंज्यूमर है, वो उनका लोड बढ़ाकर उनसे वसूली कर लेती हैं। तो बहुत कुछ ऐसी व्यवस्था है कि बिजली कंपनियों के पास कहीं कैश फ्लो और पैसे की दिक्कत नहीं है। वो अपने भ्रष्टाचार को रोकें, महंगी बिजली खरीद को रोकें और जो अनाप शनाप खर्चे को रोकें, अपने आप बिजली कंपनियां फायदे में रहेंगी। अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 100 करोड़ रुपए का जो इनके एम्प्लॉई है पिछले 5 सालों में, वो पैसा रेवेन्यू का लेकर अपने घर भाग गए। केवल जांच चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो सब मिला के बिजली कंपनियां अपनी जो भी अक्षमता का खामियाजा पब्लिक पर डालना चाह रही है, वो हम होने नहीं देंगे और इसकी लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। तो ये अवधेश वर्मा, इनका सीधे से कहना है कि जो बिजली कंपनियां मनमानी करना चाहती हैं उन पर रोक लगाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी नियामक आयोग के चेयरमैन से खुद मिले थे और अरविंद कुमार ने भरोसा भी दिया है कि वो जो है वो उपभोक्ताओं के साथ अहित नहीं होने देंगे। तो इससे उम्मीद की जा रही है कि जो ये लोग विद्युत अधिभार लगाना चाहते हैं तो वो अधिभार, ईंधन अधिभार जो है नहीं लागू होने दिया जाएगा। और अगर लागू होगा, साल में केवल एक बार लागू होगा, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। लेकिन फिर भी जो है बिजली कंपनियां 19 तारीख को लगी हुई हैं कि उनकी बैठक हो और ईंधन अधिभार हर महीने बढ़े, ऐसा कहा जा रहा है। परंतु फिर भी जो है अवधेश वर्मा का कहना है कि उपभोक्ताओं का हित पूरा सुरक्षित रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वो अपनी मनमानी न हो पाए। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण में आज बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। यहां पर बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में आयोजित ये की गई है। इस बैठक में कुल 11 प्रस्ताव रखे गए, जिस पर सर्वसम्मति से सभी प्रस्ताव पर मुहर भी लगी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में आज बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम जो है अधिकारी बोर्ड बैठक के मौजूद थे। क्या कुछ खास रहा बोर्ड बैठक में, कितने प्रस्ताव रखे गए थे और किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली, हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर सचिव विवेक श्रीवास्तव जी हमसे बात करेंगे। सर, कितने प्रस्ताव रखे गए थे बोर्ड बैठक में और किन प्रस्तावों की मुहर लगी? आज के बोर्ड बैठक में कुल 11 प्रस्ताव रखे गए थे। इसमें से जो हमारे 2 प्रस्ताव थे वो जो हमारी पिछली बोर्ड बैठक थी उसके जो प्रस्ताव थे उनके पुष्टिकरण का था, उनकी अनुपालन आख्या पे चर्चा हुई। और इसके अलावा 9 जो है वो फ्रेश प्रस्ताव रखे गए थे और ये जो भी 9 प्रस्ताव रखे गए थे इन पर विस्तृत रूप से चर्चा होने के बाद इन प्रस्तावों को जो है अनुमोदित किया गया है। कहा जा रहा है कि प्रस्ताव जिसमें स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर के 5 साल के भीतर में जो जो भी निर्माण हुए हैं इमारतें या कमर्शियल बिल्डिंग्स, उनका भी स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, वो भी पास हो गया है। हाँ, स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए एक प्रस्ताव जो है वो बोर्ड के समक्ष रखा गया था, वो प्रस्ताव भी अनुमोदित हुआ है। उसमें यह है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो भी हमारी बहुमंजिले इमारतें हैं उनका जो है स्ट्रक्चर ऑडिट कराया जाएगा और इसके लिए एक कंसल्टेंट और एक एजेंसी तैनात करने के लिए आरएफपी प्लॉट करने पर सैद्धांतिक सहमति जो है वो बनी है। एक प्रस्ताव और भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आउटर रिंग रोड है या किसान पथ के पास है 500 मीटर के अंदर में जो भी इमारतें आ रही हैं तो उनका शुल्क जमा करके उसको जो है नक्शा पास कराने को लेकर के सारे प्रस्ताव। हाँ, ये एक प्रस्ताव भी जैसा आपने कहा वो टीओडी जोन का एक प्रस्ताव रखा गया है। इसमें हमारा जो आउटर रिंग रोड यानी जो किसान पथ है, हमारा शहीद पथ है और जो हमारा ग्रीन कॉरिडोर है उसका टीओडी जोन, जो कि मतलब इन पथ के दोनों ओर 500 मीटर दूरी का क्षेत्र होता है, यहाँ पर भी जो है वो सुविधा शुल्क ले करके जो है और नक्शा पास करने का जो है प्रावधान रखा गया है, जो कि अनुमोदित किया गया। ठीक है, बात करने के धन्यवाद। तो ये थे सचिव विवेक श्रीवास्तव जिन्होंने बताया कि जो है कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए थे जिनको सर्वसम्मति से पास कर लिया गया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में अंकुश जायसवाल, जनता टीवी लखनऊ। और नोएडा पुलिस ने नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में कारों का शीशा तोड़कर लैपटॉप, मोबाइल और तमाम सामान चोरी करने वाले ठग गिरोह के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक स्कूटी, एक अवैध तमंचा, खोखा, कारतूस के साथ साथ नकदी भी बरामद की है। और इसको लेकर जनता टीवी ने एडीसीपी मनीष कुमार से भी खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। सेक्टर 24 थाने की पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है और बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के एडीसीपी मनीष कुमार जी। सर, सेक्टर थाना 24 का जो मामला है, क्या है ये पूरा मामला? ये एक चेकिंग अभियान अपराधियों के विरुद्ध चलाया गया था रात में, जिसमें एसीपी द्वितीय के नेतृत्व में टीम को सफलता मिली है। और ये ठग गिरोह है, शातिर गिरोह है। कई घटनाएं इधर बीच कारित की गई थी इस गैंग के द्वारा, जिसमें कई अभियुक्त गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा चुके हैं। और उसी क्रम में ये बड़ी सफलता मिली, जिसमें एक शातिर अपराधी है, आपराधिक इतिहास, लंबा आपराधिक इतिहास है इसके विरुद्ध, और इसके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें ये अभियुक्त सुब्रत नाम का है पकड़ा गया है। इसके पास से 5 मोबाइल बरामद हुआ है, कई पासबुक, कई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैग बरामद हुआ है और कई पासबुक बरामद हुए हैं, जो इसके द्वारा अभी हाल के दिनों में चोरी किए गए थे। कई आईडी प्रूफ बरामद हुए हैं, कई घटनाओं का अनावरण हुआ है।
पूछताछ से ये भी ज्ञात हुआ है कि ये शातिर गिरोह का सक्रिय सदस्य है और इसमें करीब आधा दर्जन अपराधी और भी हैं जिनके लिए हमारी टीमें कार्य कर रही हैं। हम शीघ्र ही उन जो बदशेष अपराधी हैं पूरे गैंग के इसको पूरे को हम पकड़ करके इनके विरुद्ध हम कठोरतम धारा में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। सर, ये कितने सालों से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और किस तरह की गाड़ियों को ये अपना शिकार बनाते हैं? ये विगत करीब जो अभी आपराधिक इतिहास से ज्ञात हुआ है 7-8 वर्षों से ये ऐसा अपराध कर रहे हैं और इनके द्वारा जो गाड़ियां पार्किंग में न खड़ी होकर के कहीं किनारे खड़ी होती हैं या अंधेरे में खड़ी होती हैं, कहीं अबैंडन्ड व्हीकल कोई पाते हैं तो ये वाचर के रूप में लगे रहते हैं और जैसे ही गाड़ी खड़ी करके कोई जाता है तो उसमें ये घटना कारित करते हैं। गाड़ियों को चोरी करने के बाद ये गाड़ियों को क्या करते हैं और ये जो इस तरह के अपराध कर रहे हैं, इस अपराध को करने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस वजह से ये अपराध में उतरे? देखिए, अपराधी का अपराध करने का उद्देश्य मुख्य रूप में पैसा ही कमाना होता है। तो ये जो हमारे जितनी भी गाड़ियों में से ये घटना कारित करते हैं, बहुमूल्य सामान चोरी करते हैं, इसको दिल्ली में ले जाकर के ये बेचते हैं और बेच करके उससे पैसा कमाते हैं। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने बड़ी बरामदगी की थी और उसी क्रम में ये हम लोगों के द्वारा जो कार्रवाई हुई है सुनिश्चित की है। आम जनता को कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाओं से वो बच सके? देखिए, ये बेसिकली एक सलाह है सब लोगों को कि गाड़ियां अंधेरे में ना पार्क करें, जब भी पार्क करें जहां पर भी जाएं तो पार्किंग स्थान होता है वहां पर पार्क करें। जल्दबाजी में कभी कभी व्यक्ति गाड़ियां पार्क कर देता है, उसी को ये निशाना बनाते हैं। कहीं भी सुनसान जगह पर गाड़ी पार्क ना करें जिससे कि अपने की बचत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे गौतम बुद्ध नगर के एडीसीपी मनीष कुमार जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो ठक गैंग था वो किस तरह से गाड़ियों की चोरी करता था और लोगों को अपना शिकार बनाता था। साथ ही इन्होंने जनता से ये भी कहा है कि लोग जागरूक रहें, अपनी सामान का खुद ध्यान रखें ताकि इस तरह की घटनाओं के वो शिकार न हो सके। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। और उन्नाव से खबर सामने आई है, जहां पर गणेश उत्सव की समाप्ति के साथ ही मूर्तियों के विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक आयोजनों का प्रतीक गणेश चतुर्थी पर स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है और उसको लेकर नवागत एसपी ने शुक्लागंज के गगनी झेड़ा झील मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, गणेश जो मूर्ति प्रतिमा का विसर्जन यहाँ गंगा घाट थाना क्षेत्र में चल रहा है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और लगातार जो जुलूस जितने भी आ रहे हैं उनको हम इंश्योर कर ले हैं कि सेफ्टी के साथ यहाँ पे प्रतिमा का विसर्जन हो और पुलिस व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हमारे सारे फील्ड के ऑफिसर्स जो है मजिस्ट्रेट के साथ लगातार ड्यूटीरत हैं और इसमें पीसफुली ये विसर्जन जो है वो करवाया जा रहा है। सुरक्षा की इंतजाम किया जा रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था वो दिक्कत कर रही है। देखिए, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो या सुरक्षा के इंतजाम हो, लगातार हमारी जो फोर्स है वो भ्रमणशील है और हम इंश्योर कर रहे हैं कि पीसफुली ये जो मूर्ति विसर्जन है और सेफ्टी के साथ ये जो कार्यक्रम है ये सकुशल संपन्न हो। कि हमारे जनपद उन्नाव के सदर तहसील में विभिन्न स्थानों पर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें जो 16 तारीख को जो बड़ा पर्व होने वाला है गणेश चतुर्थी का, उसमें अधिक लोगों के घरों से बाहर निकलते हुए मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने की हमें उम्मीद है। जगह जगह पे हमने इसके पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। जैसे थाना गंगा घाट क्षेत्र में हमारे कई ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जिनका फॉर्मल परमिशन भी प्रशासन के द्वारा दिया गया है, जहाँ पे मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम किया जाएगा। कुछ हमारे कोतवाली क्षेत्र में भी है, परंतु अधिकतम जो है हमारे थाने गंगा घाट क्षेत्र में आएंगे। इसके लिए पुख्ता तैयारी कर ली गई है। पुलिस विभाग की ओर से प्रॉपर डिप्लॉयमेंट वहाँ किया जा चुका है। एडिशनल फोर्स भी मंगाई जा चुकी है ताकि इसको अच्छे से किया जा सके। थाने स्तर पे पीस कमेटी की बैठक भी की गई है विभिन्न समुदाय के द्वारा, चूँकि एक ही दिन में 2 अलग अलग पर्व पड़ रहे हैं अलग अलग समुदायों के, तो उनसे विशेष अपील की गई है कि इस मौके पर आप शांति व्यवस्था कायम रखें एवं किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि या टिप्पणी में सम्मिलित ना हो जिससे किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो। लखनऊ नगर निगम में आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महापौर सुषमा खरकवाल ने की। अब बैठक में कई सड़क जहाँ सड़क खराब है उसको लेकर के तमाम मुद्दे सभासदों ने उठाए, जलकर को मुद्दे उठाए और सबसे बड़ी बात जलकर सेंट्रलाइज नहीं है लखनऊ का, इसको लेकर भी लोग जो है परेशान हैं। और जो सड़कें हैं वो ठीक की जाएँ और ग्रहकर के मुद्दे पर जो है तमाम बातें हुई और इन मुद्दों के अलावा
सबसे बड़ी बात है जो 15वें वित्त आयोग का पैसा आएगा उसका कैसे खर्चा किया जाए और उस पर क्या क्या काम हो, इन सब मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। अब देखना है नगर निगम कितना काम कर पाता है, क्योंकि शहर में बदहाली बहुत है, तमाम जो है अतिक्रमण है और तमाम जगहों पर जो है सड़कें खराब पड़ी हैं और जगह जब थोड़ा सा भी पानी बरसता है तो जल भराव हो जाता है। इन समस्याओं के लिए अभी नगर निगम में चुनौती बनी हुई है और तमाम दावों के बावजूद अभी ये समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। कुशीनगर में प्रधानमंत्री आवास को लेकर बड़ा खेल हो रहा है। पात्र व्यक्ति को अपात्र बनाकर और अपात्र व्यक्ति को पात्र बनाकर पैसे की वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत लगातार जिले से लेकर शासन स्तर तक किया जा रहा है, जिसको लेकर के रामकोला के पूर्व विधायक मदन गोविंद राव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में धांधली को लेकर शिकायत पत्र दिया और उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि जो पात्र व्यक्ति हैं वह आवास से वंचित हो जाएंगे और अपात्रों को आवास दे करके उनसे धनुगाई किया जाएगा, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुमनलता उपायुक्त विकास को उन्होंने जांच अधिकारी बनाते हुए खंड विकास अधिकारी के साथ कुछ ब्लॉक के कर्मचारी भी रहे और उनकी जांच कराई गई, जिसमें कप्तानगंज विकास खंड के पेमली, भरसर और कारी 3 ग्राम सभाओं में जांच की गई और कुछ जो पात्र व्यक्ति थे उनको अपात्र बनाया गया था, उसकी भी सूची उपायुक्त द्वारा देखी गई। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा संबंधित अधिकारी गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल कहीं न कहीं उठ रहा है कि आखिर अपात्र व्यक्ति को पात्र बनाकर और पात्र व्यक्ति को अपात्र बनाकर प्रधानमंत्री आवास सूची में शामिल कैसे किया गया। तो कहीं न कहीं इस तरह की धांधली साफ साफ दिख रही है। वहीं सुमनलता उपायुक्त से जब मीडिया ने कैमरे से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पे आने पर साफ साफ मना कर दिया। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। संगम नगरी प्रयागराज कहा जाता है, जाकुर आके साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है। मामला प्रयागराज जंक्शन का है, जहाँ प्रयागराज जंक्शन पर नालंदा एक्सप्रेस में एक पति पत्नी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके पैर स्लिप कर गए और ट्रेन चल चुकी थी। ऐसे में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में वे पटरी पर जाते जाते बच गए, मगर बचाने के पीछे आरपीएफ के जवानों का बड़ा हाथ था और आरपीएफ के जवानों की सूझबूझ और सक्रियता के कारण इनकी जान बच पाई। प्लेटफॉर्म में जहां ट्रेन छूट गई थी और चढ़ने की कोशिश पति पत्नी कर रहे थे और ऐसे में पैर स्लिप कर दिया और ऐसे में एक बड़ा हादसा होने से बच गया प्रयागराज जंक्शन पर, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जहां नालंदा एक्सप्रेस पे पति पत्नी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पैर स्लिप होता है और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस जाते हैं और ऐसे में दौड़कर आरपीएफ के जवान उनको प्लेटफॉर्म पर खींचते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं, जिसकी अब लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं और इसका सीसीटीवी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।